Good morning, everyone. Today we are going to study about the sources of recruitment. There are two types of sources of recruitment. First one is internal source and the second one is external source. See, in the internal source of recruitment, the employees is selected from inside the institution, whereas in external sources, the employee is selected from outside the organization. It includes promotion, transfer and adjustment of extra employees, right? And the advantage of internal source of recruitment is that it saves times, right? It takes less time and less expenses by the owner, and this has limited opportunity of selection because one has to select from available employees. You should not have many employees to get to be selected, and this system is suitable for a small institution, whereas a in external sources there are large number of employees are available, and it is more expensive as compared to internal sources. And here I have already told you that in the external source the employee is selected from outside the organization, such as advertisement in newspaper, employment exchange or employee of the organization, and it takes more time and more expensive as compared to internal source. This system is suitable for big institutions where more employees are to be appointed और where you need more employees. देखिए, रिक्रूटमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स. देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो होता है जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें आता है प्रमोशन, ट्रांसफ़र और जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है उनको आपको एडजस्ट करना, ठीक है. इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है कि आप एम्प्लॉय को बाहर से लेके आते हैं. जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया तो व्यक्ति आपके यहाँ जो एडवर्टीजमेंट है उसे पढ़ के और एक एप्लीकेशन लेके आएगा. फिर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार से रिलेटेड एक रोजगार कार्यालय होता है और उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बोलते हैं. वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है. वहाँ पे भी आप वहाँ से बहुत सारे एम्प्लॉय जो रहते हैं वो वहाँ पे नामांकित रहते हैं और वहाँ पे रजिस्टर्ड रहते हैं, तो आप वहाँ से भी एम्प्लॉय को बुलवा सकते हैं. और फिर ये है कि एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यह आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि पहले आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय था और वो छोड़ के चला गया और उसको पोस्ट का पूरा नॉलेज है, और अगर आपके यहाँ वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है कुछ समय बाद वापस से, तो आप उस एम्प्लॉय को वापस से बुला सकते हैं अगर वो आना चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. तो प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति, ठीक है. मतलब जिस प्लेस पे या जिस पोस्ट पे व्यक्ति अभी है उससे अपर पोस्ट पे उसको प्रमोट कर देना. ट्रांसफ़र सभी को पता होगा, जो गवर्नमेंट जॉब में अक्सर चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है. जहाँ ज़रूरत रहती है वहाँ एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय. देखिए, मान लीजिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप उस जगह उनको एडजस्ट कर देते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है. फिर ये इसमें मैंने जैसे आप बताया आपको कि एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देते हैं. जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय थे जो छोड़ के जा चुके हैं आप उन्हें वापस बुला सकते हैं. तो ऐसे ये सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के. और भी कई सोर्सेज हैं, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं. अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन. सिलेक्शन इज द डिसीजन रिलेटेड प्रोसेस. मीन्स it is the process where you have to take the correct decision and you have to select the candidate or you have to select the best candidate according to the position and post and requirement. देखिए, सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है और उसमें सबसे बेस्ट एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड पोजीशन. जो आपकी पोस्ट और पोजीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करना होता है, और जिस हिसाब से आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्शन की प्रोसेस काफ़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी कंसर्न में. सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी वास्ट इन द बिग कंसर्न. हियर इज द सिलेक्शन प्रोसेस. The first one is preliminary interview. In this, the candidates are told about the company work, wages and working conditions in the time, and the information about education qualification, experience and skills and other things are inquired. In the first interview or welcome, if it is found that the candidate will be useful for the company, then he or she would be called for an interview. देखिए, जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें पहली स्टेप आती है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. इसमें क्या होता है कि जो काम रहता है, जो भी एम्प्लॉय को जो भी काम करना है, जो भी वर्क है, वर्किंग कंडीशंस है, ठीक है, और जो भी वेजेस वगैरह है ये सब बता दी जाती हैं कंपनी की तरफ से. उनकी जो भी शर्तें रहती हैं वो भी बता दी जाती हैं. और जो
व्यक्ति है, जो भी एम्प्लॉय आना चाहता है या जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है, उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली जाती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इस समय लगता है कि हाँ, जो व्यक्ति हमारे यहाँ आया है वो हमारे लिए यूज़फुल है, तो उसे आगे इधर फिर इंटरव्यू में बुलाया जाता है। उससे फिर एक ब्लैंक फॉर्म भराया जाता है। ब्लैंक फॉर्म में सारी डिटेल होती है। जैसे देखिए, मैं आपको आपकी बुक में से ही बता देती हूँ। जैसे पहला है पर्सनल डाटा, जो भी उनके पर्सनल डाटा हैं, जैसे कि नेम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, एज, ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट, मैरिटल स्टेटस एंड ऑल, ये सब चीज़ें उसमें भरवा ली जाती है। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसने क्या पहले कहीं काम किया है, ठीक है, वो सैलरी और अदर फैसिलिटी में क्या क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या क्या है, ठीक है, क्या काम कर सकता है, ये सब चीज़ें उसमें दी ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म में एक एम्प्लॉय से भरवा ली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहती है ये इंटरव्यू है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज इंटरव्यू एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of the selection process. In fact, it is the third step in the process of selection. This enables to find out the liability, behavior and qualities of a person. इसमें ये जाना जाता है कि व्यक्ति की क्या क्या लाइबिलिटी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। द सिलेक्टर एंड द एप्लीकेटर हैव अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है कि जो सिलेक्टर और एप्लीकेटर, मतलब जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है वो और जो व्यक्ति सिलेक्ट कर रहा है वो दोनों ही फेस टू फेस आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जो सिलेक्टर रहता है वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन और पर्सन के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ जो है वो इकट्ठी कर लेता है कि जो व्यक्ति आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो उस पर्टिकुलर पोस्ट को डिजर्व करता है या नहीं करता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड। सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन नॉट बी फाउंड आउट जस्ट बाय द एनालिसिस and interview known by psychological examination. It includes intelligence test, aptitude test, personality test, achievement test and interest test. देखिए, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो चीज़ें आप इंटरव्यू में नहीं पूछ पाए थे, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में भी नहीं पूछ पाए थे, वो चीज़ साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपको पूरी मिल जाती है। जैसे कि आपसे जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट में, पर्सनालिटी टेस्ट, अलग अलग तरह के टेस्ट लिए जाते हैं जिससे आप व्यक्ति के बारे में और डिटेल रूप में जान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही फाइनल एक्सेप्टेंस बाय द डिपार्टमेंटल हेड। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन, अलग अलग एग्जामिनेशन जो अभी तक ली गई है वो पास कर लेते हैं, उसके बाद वो डिपार्टमेंटल हेड जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एग्जामिन्स द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स इन कनेक्शन ऑफ द वर्क बीइंग गिवन। If the candidate is successful, the head of the department grant permission for its appointment. ठीक है, देखिए, अगर व्यक्ति पास हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो जो हेड रहता है डिपार्टमेंट का वो उसको अपॉइंट करने की परमिशन दे देता है। तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस। और अगर ये एग्ज़ाम में आती है तो आप बिल्कुल इसे स्टेप वाइज लिखिएगा, बिल्कुल भी पॉइंट्स को ऊपर नीचे मत कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक यू।